part of particle character of light. After observing the phenomena of black body, प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दे दी बेटा, जिसको उसने बोला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखो व्हेन यू से प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लांक ने दी आफ्टर ये पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट को बताती है। ठीक, इसके पहले अपन पोस्टुलेट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहला पोस्टुलेट, पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे एंड देन वी गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। ठीक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है बेटा? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें कहती है कि एनी रेडिएंट एनर्जी is not emitted or absorbed continuously, but discontinuously in the form of small packets known as quantum, but discontinuously in the form of small packets known as quantum। बेटा प्लूरल क्वांटा हो जाता है, सिंगुलर क्वांटम रहता है। कहता है पहला पोस्टुलेट इसका कि लाइट जो है, कोई भी रेडिएंट एनर्जी, लाइट ही क्यों, एनी रेडिएंट एनर्जी is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packets known as to be quantum। क्लियर हो गया बेटा? दूसरी बात कहता है in the case of light quantum is called as photon। in case of light quantum is called as photon। Quantum is called as photon। बेटा लाइट के केस में क्वांटम को अपन फोटोन कह देते हैं। क्लियर? अगली बात देखिए, तीसरी बात। बेटा तीसरी बात हमारे पास क्या आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है each quantum is associated with the specific amount of energy, with a specific amount of energy, which is proportional to its frequency, which is proportional to its frequency। Got it? बोलता हर फोटोन की अपनी एनर्जी है, और जो एनर्जी है that is proportional to its frequency। E is directly proportional to nu। ठीक, proportional to its frequency। बेटा जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा? कांस्टेंट। तो यहां लगेगा E is equal to h nu। ठीक, where this h is called as Planck's constant। इस h को प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। हैविंग वैल्यू 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड इन SI। ठीक, पहली बात तो ये जो h है इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और
और इसकी वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। बेटा ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है डायमेंशनली इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशनली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये डायमेंशनली किसके बराबर होता है? हम यहां से निकाल भी सकते थे बट नो वरीज, वैसे हमें समझ में आ गया कि डायमेंशनली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस होंगे वही इसके डायमेंशंस होंगे। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट बात, हम ये जानते थे कि बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से सीखा था कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। वेयर सी क्या होती है? सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। सो पुटिंग दिस हियर इट इंप्लाइज दैट E is equal to h c upon lambda। ठीक, एक और रिलेशनशिप आ गया, E is equal to h c upon lambda। अब इन दो रिलेशनशिप से हमें समझ में क्या आता है? हमें यह समझ में आता है कि जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे एनर्जी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे एनर्जी हाफ हो जाएगी। ठीक, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। और दूसरी बात यहां से समझ में आ रही है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बेटे वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेवलेंथ बढ़ाओगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम हो गई। वेवलेंथ डबल करो एनर्जी हाफ, वेवलेंथ हाफ करो एनर्जी डबल। वहीं पर फ्रीक्वेंसी डबल करो एनर्जी डबल, फ्रीक्वेंसी हाफ करो एनर्जी हाफ। यानी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर? अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट कहता है एनर्जी is emitted or absorbed in whole number multiple of quantum। कहता है energy is emitted or absorbed in whole number multiple of क्वांटम क्या कहता है? कहता है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ठीक, कि यहां से इसने क्या बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बेटा ध्यान से समझना कि व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? anything which have definite discrete values, जिसके डेफिनेट और डिस्क्रीट अलग से एक वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। जैसे मैं समझाता हूं तुम्हें, मान लो लैडर्स है, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां। आपको मैं बोलूं बेटा एट टाइम एक स्टेप चढ़ो, आप एक स्टेप चढ़ जाओगे। आपको बोलूं बेटा 2 स्टेप चढ़ो, आप 2 स्टेप चढ़ जाओगे। आपको बोलूं बेटा 3 स्टेप चढ़ो, आप 3 स्टेप एट अ टाइम चढ़ जाओगे। मैं आपको कहता हूं 2.25 स्टेप चढ़ो, चढ़ पाओगे क्या? है 2.25 के बारे में क्या विचार है? चढ़ पाओगे क्या? नहीं ना। यानी हम होल नंबर मल्टीपल ऑफ स्टेप्स में चढ़ सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बट उसके बीच में नहीं चढ़ सकते मेरे दोस्तों। यानी इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है और उसी के होल नंबर मल्टीपल्स में ये हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सीढ़ियां क्वांटाइज्ड। उसी तरह से ये पर्टिकुलर थ्योरी बोलती है कि जब लाइट एमिट होती है तो क्वांटम्स में होती है, और क्वांटम के होल नंबर में, यानी 1 क्वांटम निकला, 2 निकला, 3 निकले क्वांटा, 4 निकले, 5 निकले, 15 निकले, 10,000 निकले,
पर अगर बोले 2.25 क्वांटा निकले, नहीं निकल सकते। 17.2 क्वांटा निकले, नहीं निकल सकते। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती वैल्यू, डेफिनेट डिस्क्रीट होल नंबर वैल्यू होगी, यानी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। व्हाट? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो प्लांक्स ने एनर्जी को क्वांटाइज किया। उसने कहा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन हियर इज अ होल नंबर। जहां पे ये n जो है वो एक होल नंबर है, दैट कैन बी अ होल नंबर दैट इज 1 2 3 एटसेट्रा समवन। याद ध्यान से रखें कि n is a whole number of photons but not moles of photons। अगर आपको कल को बोला 1 mole of photons, तो 1 mole के n की वैल्यू 6.023 into 10 to power 23 photons होंगे। अगर फॉर 1 मोल बोला है, अगर किसके लिए बोला? फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन्स, और 1 मोल, ठीक है जी। 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए क्या भरेंगे n? अगर कल को बोला कि 1 मोल ऑफ फोटोन, तो क्या भरेंगे n? 6.023 10 to power 23, यानी n कोई नंबर है बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ये नंबर ऑफ फोटोन्स है बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन नहीं है। समझ में आई? तो अगर मोल बोल देंगे ना तो n की वैल्यू इतनी पुट कर देंगे। एंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टीन। याद रखना कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। इसका यूनिट हो जाता है 1 आइंस्टीन। कल को तुमसे पूछेंगे कैलकुलेट आइंस्टीन ऑफ द एनर्जी, क्या पूछेंगे? कैलकुलेट आइंस्टीन ऑफ द एनर्जी। तो क्या कैलकुलेट करोगे तुम? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ ऑब्वियसली E will be called as NHC upon lambda। अगर वेवलेंथ दे दी गई, अगर वेवलेंथ दे दी गई तो NHC by lambda। तो बेटा ये 4 पोस्टुलेट हमारे पास हुए। तो सबसे पहली बात प्लांक्स ने क्या किया था? बेटा प्लांक्स ने की क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या की? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसने कहा कि पार्टिकल जो है, लाइट के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, लाइट वेव नहीं होती, कोई भी रेडिएट एनर्जी वेव नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, स्मॉल पैकेट्स में फ्लो करती है। उन छोटे पैकेट्स को अपन क्वांटम बोलते हैं। अगर लाइट हो तो इसी क्वांटम को अपन फोटोन बोल सकते हैं। समझ में आई बात? पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, लाइट इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली but discontinuously in the form of small packets known as quantum. Clear? In case of light, quantum is known as photon. Each quantum is associated with a specific amount of energy which is proportional to its frequency. E is directly proportional to mu, frequency double, energy double, and inversely proportional to lambda. Agar wavelength double to energy half. Now energy is emitted or absorbed in whole number multiple of quanta. Energy emit या absorb होती है तो हमेशा होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम होती है। क्लियर? तो ये था थ्योरी पार्ट ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। दिस वाज थ्योरी पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल डू न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक? सो लेट मी डू दैट। So now we are doing numerical part of Planck's quantum theory. ठीक? So हम बात कर रहे हैं बेटा numericals based on Planck quantum theory. Numericals on Planck's quantum theory. बेटे मैं ट्राई करूंगा
कि आपको हर तरह का न्यूमेरिकल मैं इसमें समझा सकूं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने कितने तरह के न्यूमेरिकल हमें बताया और हमें वो किस किस तरह से करने हैं, क्या तरीका होता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल करने का। ओके, सो उससे पहले कि हम पहले इसके न्यूमेरिकल पढ़ें, हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसको पढ़ने के लिए, इसको करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूला की जरूरत होती है। ठीक, देखिए बेटा, जो फॉर्मूला चाहिए हमें, फॉर्मूला नीडेड, ठीक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये पहला फॉर्मूला जो कि हमें चाहिए। E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पे E क्या है बेटा, E इज एनर्जी, N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक, H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू पता है 6.623 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये पहला फॉर्मूला जो यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो यूज होगा बेटे, वो होगा E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। अगर हमें वेवलेंथ दे दी गई होगी तो इसी को हमने आगे चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाला है, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, where n number, h प्लांक्स कांस्टेंट और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। देखो बेटा, इनवेरिएबली हमारे पास यहाँ पे hc बार बार यूज होना है, इसके न्यूमेरिकल्स में आगे भी जाके hc बार बार यूज होता है, और हमें पता है h भी कांस्टेंट है, हमें पता है c भी कांस्टेंट है। तो बेटा हमारी कॉम्पिटिटिव अप्रोच ये कहती है कि हम पहले से इसकी वैल्यू निकाल के रखें, बार बार निकालनी ना पड़े, बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो हम ये अच्छे से जानते हैं एज की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 into 10 to the power -34 होती है, और c यानी 3 into 10 to the power 8 होती है। तो ये hc की वैल्यू 19.8 अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -26 ये अपन भर दिया करेंगे, ठीक है जी, ये भर दिया करेंगे। यूनिट्स एसआई, ये एसआई यूनिट्स में है, ठीक, ये एसआई यूनिट्स में है, ठीक, तो ये भर दिया करेंगे hc की वैल्यू, ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाया करे। क्लियर, ये दूसरा फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा। नाउ कुछ फॉर्मूला जो यहां नहीं सिखाए जाते बट वो पहले हमने पढ़े हैं, जैसे तीसरा फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा है कि एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ठीक। ये तीसरा फॉर्मूला हम इनवेरिएबली इधर यूज करते हैं एनर्जी को लेकर के। तो पावर, P फॉर पावर, और पावर क्या होती है बेटा, जैसे वोल्टेज देते हैं ना बल्ब की, तो यहाँ P जो है वो पावर है, और SI यूनिट में पावर इन वॉट्स, ठीक। और यहाँ T क्या है बेटा, T टाइम है, ठीक, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में टाइम लेंगे बच्चों का। क्लियर, तो ये तीसरा फॉर्मूला जो यहाँ यूज हो सकता है। बेटा चौथा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा बेसिकली, ठीक, वो ध्यान में रखना, ठीक, वो क्या कि E इज इक्वल टू V इंटू Q। अब ये क्या है सर, देखो बेटे यहाँ V वेलोसिटी नहीं है, यहाँ V पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया होगा, और जो Q है, Q बेटा यहाँ पे चार्ज हुआ करता है, दिस इज चार्ज। जो भी चीज हो, जैसे कल को अगर मैं बोल दूं कि किसी की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, क्या बोल दूं, किसी की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो बेटे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटे इसका मतलब है ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, ये तो पोटेंशियल है, ये तो हमारा पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज है बेटा, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, चार्ज, ठीक, चार्ज है,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.602 × 10⁻⁻19 होती है ना बेटे। तो कल को अगर किसी क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा दे दूं, बोलूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 5 × 1.602 × 10⁻⁻19। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप एनर्जी जूल में आ जाएगी। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो 10 को 1.602 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एनर्जी जूल में आ जाएगी। ये इस फॉर्मूला से है, E = पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक, तो कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें एनर्जी दे दी गई होती है ना बेटा, तो ये भी यूज होता है, इसलिए मैंने ये भी एक फॉर्मूला लिख लिया। और एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है, वो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, अगर एमिट करनी है तो उतनी एमिट करोगे। हाँ, उसको 2 टुकड़ों में कर सकते हो, 3 टुकड़ों में कर सकते हो, पर करनी उतनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूलाज और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, इसको साथ में लेके हम सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल ऑन द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। न्यूमेरिकल नंबर 1 सबसे इजी, हमें बोला वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। क्या कहा? वेवलेंथ of photon emitted, wavelength of photon emitted is 300 nanometer, find what? Find number 1 frequency, number 2 energy of photon, ठीक। number 3 Einstein of this energy, तो मेरे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये दे दिया गया सबसे इजी। बेटा देखो, हम इजी से लास्ट लेवल तक जाएंगे 0 to Z, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, हमें दिया है वेवलेंथ लैम्डा दे रखा 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 300 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 300 × 10⁻⁹ मीटर, यही हो गया ना बच्चे, ये वेवलेंथ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकालनी थी? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होता है C/λ। ठीक, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। सो C हमारे पास क्या था बेटा? 3 × 10⁸, और लैम्डा हमें दे दिया गया 3 × 10⁻⁷। क्यों बच्चों? Am I clear or you can say wrong? ये 300 × 10⁻³ × 10⁷ हो गया ना, -7 हो गया। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 10⁻15। फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, हमें यहां पे एनर्जी निकालने को पूछा। एनर्जी ऑफ फोटोन हम ये जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, हम n लेके चलते हैं, NhC/λ। यहां एक ही फोटोन की एनर्जी पूछी है, एक ही फोटोन है ना भाई, उसी की एनर्जी पूछी है, तो इसलिए 1 × hc की वैल्यू मैंने बोला सॉल्व करके रखो, कितनी? 19.8 × 10⁻⁻26, और बेटा जी ये क्या आया? 3 × 10⁻⁷। You can easily solve this for energy. क्वेश्चन नंबर 3 था इसका, आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। ठीक, आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, तो अगेन E = NhC/λ, यही वैल्यू थी, तो हमने मान लो यहां से वैल्यू x निकाल दी है। ठीक, अपने को 1 मोल के लिए निकालना है। आइंस्टीन क्या होता है? 1 मोल ऑफ फोटोन, तो 1 मोल के लिए की वैल्यू 6.023
into 10 to power 23, hc की वैल्यू 19.8 into 10 to power minus 46, और बेटा लैम्डा की वैल्यू पता है हमारे को, लैम्डा की क्या वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू 3 into 10 to power minus 7। तो यहां से mu is equal to c by lambda, E is equal to nhc by lambda, E is equal to nhc by lambda, जहां पे 1 मोल के लिए होगा तो 1 मोल की एनर्जी को हमने 1 आइंस्टीन बोला था, इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं। बोलो मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस नो करने का, फटाफट से यस नो लिखने का। वाई लिखो, वाई, या जो नहीं आता उसको नो लिखो, जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली। वंस यू वांट टू आस्क समथिंग। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का बच्चे, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये तो पहले तो फॉर्मूला पता था हमें, तो सी तो हमारे को पता ही है 3 into 10 to the power 8, और लैम्डा दे दिया गया ये वाला, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। गॉट इट और नॉट? तो ये तो हो गया पहला सबसे सिंपल तरीके का क्वेश्चन, ठीक, मिटा रहा हूं। अब अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, सपोज 10 to power minus 17 meter of light is needed। क्वेश्चन लिख लो, कहा सपोज 10 to power minus 17, ठीक, जूल ऑफ लाइट is needed by human eye to see, ठीक, देखने के लिए 10 to power minus 17 जूल बोला कि हमें जरूरत है, ठीक है जी, we need this। अब हमें बोलता है how many photons of green light, how many photons of a light having wavelength 550 nanometer is needed to see an object, ठीक, हमें बोला कि क्वेश्चन में दे दिया कि सपोज 10 to power minus 17 मीटर हमारे को जो है एनर्जी दे दी है, एनर्जी गिवन है, ठीक, कैसे दी है, 10 to power minus 17 जूल ये एनर्जी दे दी गई है, और वेवलेंथ हमारे को दे दी गई है, लैम्डा दे दिया गया है 550 नैनोमीटर, ये 10 to power minus 9 मीटर, which you can write as lambda is equal to 5.5 into 10 to power minus 7 मीटर, ये हमें गिवन है, these two things are given, और निकालने को क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा एनर्जी दी है, वेवलेंथ दी है, नंबर निकालना है, तो E is equal to NHC upon lambda, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n क्या आएगा, E लैम्डा अपॉन HC। बेटा E कितना है, बेटा 10 to power minus 17 है, ठीक, और लैम्डा कितना है बच्चे, 5.5 into 10 to power minus 7 है, और HC की वैल्यू मैंने बोला निकाल के रख लो यार, 19.8 into 10 to power minus 26। यहां तक तो ठीक है, अब झोल समझना इस क्वेश्चन में, क्यों करवाया ये क्वेश्चन। n यहां से निकलेगा 27.27, क्या निकलेगा, 27.27। पर सर ने एक बात समझाई थी, फोटोन कभी फ्रैक्शनल नहीं निकलते, तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 28 फोटोन्स। माइंड बंद, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 27.27 को 27 लिख दो, नहीं,
बेटा 27 से अगर एक भी आगे आ गया तो मतलब अगला फोटोन आ गया, और अगला फोटोन अगर आया तो पूरा आएगा, आधा अधूरा नहीं आएगा। समझ में आई? यानी यहां पे वैल्यू 27.1 भी होती ना तो भी 28 लिख दे। राउंड ऑफ नहीं करना, उससे आगे वाला नंबर लिखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि फोटोन कभी अधूरा नहीं होता, और उससे कम पीछे हमें दिखाई नहीं देता। 27 फोटोन से दिखाई नहीं देता, हमें कम से कम 27.27 चाहिए, और फोटोन फ्रैक्शन होता नहीं, इसलिए आंसर क्या निकालेंगे? 28। आंसर क्या निकालेंगे? 28। 27 नहीं लिखेंगे, पेपर में लिखा हुआ आएगा 27, पर हमें पता चल रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो यहां से हमें यह समझ में आया बेटे जी कि हमारे पास फोटोन कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, इसको हमने ये समझा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया तो फटाफट से वाई लिखो क्विकली। यस, शाबाश। ओके, सभी को आ गया? संचित जल्दी लिखो यार, संचित दिया, तुम जल्दी लिखा करो बेटा, मैं वेट करता हूं तुम लोग की। गुंजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसके पहले दो फॉर्मूला हमने यूज कर लिए, फ्रीक्वेंसी वाला हो ही जाएगा, ये यूज कर लिया। अब अगला देखते हैं। अगला है अ बल्ब emits a light of wavelength, emits a light of wavelength 4500 angstroms, 4500 angstroms. ठीक, a bulb emits a light of 4500 angstroms. ठीक है जी। The bulb is rated, the bulb is rated as 60 watt या 150 watt, 150 watt, and 8% of its energy, 8% of its energy, 8% of its energy is changed into light, changed into light. ठीक है जी। आपको कह दिया गया how many photons emitted by bulb per second, how many photons emitted by bulb, how many photons are emitted by bulb per second. देखो बेटे, एक बात और समझ लो यहीं पर, कभी कभी हमें ऐसे बोल दिया जाता है रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका मतलब ही अगर कभी लाइन ऐसे लिख करके आ जाए, बोले रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन निकाल दो, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन निकाल दो, तो समझ लेना नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना है। अगर रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आ जाए तो मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। गिवन डाटा है वेवलेंथ, लैम्डा कितना दिया है भाई? कितना दिया है? 4500 into 10 to power minus 10 मीटर। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम is 10 to power minus 10 मीटर। क्लियर? इसका मतलब है कि 4.5 into 10 to power minus 7 मीटर। ये तो वेवलेंथ गिवन है। नो बल्ब का पावर दिया है, वॉट में क्या आता है? पावर। तो पावर हमारे पास है
150 वॉट। क्यों जी? और कितनी लाइट बन रही है? 8%। ठीक, लाइट जो है, लाइट है 8% ऑफ एनर्जी एमिटेड। जो भी एनर्जी एमिट हो रही है उसके 8% लाइट है। और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं पर सेकेंड। तो टाइम कितना है मेरे दोस्तों? टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है। क्लियर? तो हम ये अच्छे से जानते थे ना, हम ये अच्छे से जानते थे E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा होता है, which implies that N is equal to E lambda upon HC होता है। ठीक है जी? और हम ये भी जानते थे बिकॉज E is equal to power into time। ये अभी मैंने बताया था ये यूज होगा, तो पावर इंटू टाइम। तो बेटा यहां पुट कर दे तो N आ जाएगा पावर इंटू टाइम इंटू लैम्डा अपॉन HC। किंतु एक बात समझ लेते हैं, हमारे पास ये तो आना था, लेकिन एनर्जी तब थी अगर 100% यूज हो जाती, पर यूज कितनी हो रही है? 8%। तो बेटा इस एनर्जी का 8% होना था। हम इसको यहां पे देखें, लाइट एमिटेड, लाइट एमिटेड कितनी है? 8% ऑफ दिस एनर्जी, यानी 8%, 8% इज 8/100 ऑफ पावर इनटू टाइम। क्लियर जी? अब पुट करो यहां पर, तो E इज इक्वल टू पावर की जगह पुट कर देंगे 8/100 इंटू P इंटू T इंटू लैम्डा अपॉन HC। क्यों जी? अब बेटे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। पावर पता है कितनी है? 150। तो यहां पे आ गया 8/100 इंटू 150 टाइम 1 सेकेंड, लैम्डा 4.5 इंटू 10 टू पावर -7 और HC 19.8 इंटू 10 टू पावर -26। So can we solve for the question? देखो बच्चे एक बात समझो, अश्विनी सर एक चीज बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि बेटा कंपटीशन में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। अगर ये क्वेश्चन +1 में होता, तुम्हें +1 के पेपर में आया, तो बेटा पहले आप एनर्जी से पावर इनटू टाइम से एनर्जी निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसा 150 इंटू 150 जूल एनर्जी निकलती 150 जूल। फिर उसका 8% निकाल के बताते 150 इंटू 8/100 कितना आता? 12। और उस 12 को यहां फिर लास्ट में यहां पुट कर देते सीधे एन में, तो वो निकाल के दिखाना पड़ता है। पर कंपटीशन में ना आप सीधे फॉर्मूला डिराइव करो एंड तक, बार बार कैलकुलेशन ना करो, टाइम इतना नहीं होता कंपटीशन। तो आप फॉर्मूला एंड तक डिराइव किए और फिर एक ही बार वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल के बाहर फेंक दिया। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यस नो लिखो क्विकली, जल्दी बेटा। भार्गव समझ में आया कि नहीं? जल्दी क्विकली। आदित्य, गुंजन, आदित्य, गुंजन, क्विकली बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, फटाफट से लिखिए। A bulb rated 60 watt, a bulb rated 60 watt operates for 10 hours, if 50% of energy given as light, if 50% of energy given as light, how many photons of green light,
having wavelength 550 nanometer, 550 nanometer can be emitted in the given time, quickly. Okay, have you done that? कर लिया मेरे बच्चों? Write down the answers quickly. On chat option, write down the answers, please. First given was power. Power was 60 watt. Then given was time. Time was 10 hour. पर क्या हम 10 आवर में चेंज कर लेंगे, यूज कर लेंगे? नहीं, हमें किसमें लेना है? सेकंड्स में। तो बेटा इसको 10 into 3600 सेकंड हमने ले लिया, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 10 आवर में इतने हो गए भाई। ठीक, अब जो एनर्जी है, एनर्जी एमिटेड एज लाइट, एनर्जी एमिटेड एज लाइट, लाइट की तरह एमिटेड एनर्जी कितनी है? 50% ऑफ दिस, यानी 50%, 50 of 100 of power into time, यानी 50 by 100 into 60 into 3600। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर? ये हमारे पास आ गए एनर्जी एमिटेड एज लाइट। ठीक, और अब हमें क्या निकालना था? n, तो n इज E लैम्डा अपॉन व्हाट? hc। E हमने निकाल दिया, 50 by 100, 100 से काट देते हैं, तो 50 into 60 into 36 आ गया, 100 से काट के जीरो में। ठीक, वेवलेंथ 5.5 into 10 to power minus 7, 550 नैनोमीटर दे रखी है, तो 5.5 into 10 to power 7, और hc की वैल्यू कितनी? 19.8 into 10 to power minus 26। तो बड़ी आराम से ये क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो। तो कभी पावर वाला क्वेश्चन आएगा, गलत तो नहीं करोगे बेटा? यू गॉट दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक, हाँ, इससे निकाल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, द नंबर ऑफ photons, find the number of photons in a radiation emitted, in a radiation emitted having energy 5 electron volt and frequency 15 hertz, having energy 5 electron volts and frequency 10 to power 15 hertz। ये क्वेश्चन है। ठीक, हमें यहां पे एनर्जी दी है, और एनर्जी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। I told you इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस फॉर्मूला से कन्वर्ट किए करते हैं जूल में, यानी 5 volts into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602
into 10 to power minus 19. Now this is in coulombs, तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल्स में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे जूल में कन्वर्ट, ना फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 to power 15 हर्ट्ज, और क्या पूछा है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो E इज इक्वल टू NH म्यू, तो N इज इक्वल टू E अपॉन H म्यू। बेटा E कितना है हमारे पास यहाँ पर 5 into 1.602 into 10 to power minus 19, और H कितना बेटा बोलो यहाँ पर H, बेटा H की वैल्यू है 6.626 into 10 to power minus 34, और फ्रीक्वेंसी कितनी 10 to power 15। Solve this for N, you can easily get your N, that is number of photons। बोलो बच्चे ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां हमने ये फॉर्मूला भी लगा दिया, हम ये भी लगा चुके, ये भी लगा चुके, ये भी लगा दिया, ठीक। ये सारे फॉर्मूला हमने यूज कर दिए बारी बारी, ठीक। क्लियर हो गया ये? सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पे। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, लिखिएगा a photon of 300 nanometer is absorbed by a gas, and re-emitted in two photons, one having wavelength 400 nanometer, one having wavelength 400 nanometer. Find the wavelength of other photon, ठीक है जी। हमें बोला a photon of 300 nanometer is absorbed by a gas and re-emitted in two photons, यानी हमने एक फोटोन था लाइट का वो डाल दिया, ठीक। we have used a photon of light, ठीक। और हमने इसको क्या किया, ये मान लो एक फोटोन जा रहा है, ठीक, और एक गैस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ये गैस है, ठीक, ये गैस है, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक। इसकी जो वेवलेंथ थी, यानी इसकी जो हमारे को वेवलेंथ लैम्डा दे रखा था वो 300 नानोमीटर था, ठीक है। और बेटा यहां से ऑनवर्ड जब ये री एमिट हुआ तो दो फोटोन्स में री एमिट हो गया। मान लो हमने शुरुआत में यहां पे एनर्जी E1 डाली थी, ठीक, या E डाली थी एनर्जी, यहां पर इसकी एनर्जी E थी, ठीक। अब एक की वेवलेंथ हमें दे दी गई है 400 नानोमीटर, ठीक है, और दूसरे की वेवलेंथ हमें निकालने को पूछी है, ठीक है जी। हमने मान लिया ये E एनर्जी थी, ये E1 और ये E2। मैंने आपको बताया था, याद रखना, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व। तो इसका मतलब जो एनर्जी हमने डाली थी वही एमिट हुई ना, तो E मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E2। बेटा अगर 3 फोटोन होते तो भैया 3 कर देते, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक। अब E जो होता है, क्योंकि हमें वेवलेंथ दी है ना, तो hc अपॉन लैम्डा होता है, और E1 क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा 1, इसको लैम्डा 1 इसको लैम्डा 2 लिख देते, ठीक, प्लस hc अपॉन लैम्डा 2, ताकि hc कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें यहां पे वैल्यूज दे दी गई हैं, तो 1 बाय 300 शुड बी इक्वल टू 1 बाय 400
प्लस 1 बाय लैम्डा 2 जो कि निकालना है। क्या आप लैम्डा 2 निकाल सकते हैं यहां से? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। अगर वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी दी होती तो फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा यही था ना, हमें बेसिकली तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन निकालना है ना एनर्जी का, तो ये लगना था हमारे पास। उससे आगे हम एनर्जी की वैल्यू पुट करके अगर फ्रीक्वेंसी होती तो न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2 बोलते। अगर वेवलेंथ होता 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, और बड़े मजे से यहाँ पे 1 बाय लैम्डा 2 से लैम्डा 2 निकाल देते। और अगर हमें कोई और चीज पूछी होती है, एनर्जी पूछी होती है उसकी कुछ भी, तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बोलो क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है कि अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और फिर 2 फोटोन टूटे, 3 फोटोन निकले, कुछ भी उनकी एनर्जी का सम करिएगा, उसको लैम्डास या न्यू जो भी पूछा है उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। क्लियर? नाउ इसके आगे चलते हैं। अब चलते कुछ थोड़ा स्टोरी टाइप समझना, थोड़े से लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए। ठीक, लिखिए। ये क्वेश्चन उतार लिया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, देखिएगा, हमें बोला है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 nanometer is just sufficient to ionize potassium atom। ठीक, हमें बोला है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज पोटेशियम एटम। ठीक, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, calculate the ionization energy of potassium, ionization energy of potassium। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, व्हाटएवर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम बोला है। ठीक, और पोटेशियम पर मोल पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम पर मोल। क्लियर? देखिए, अब एक एटम को आयनाइज करने के लिए इतनी वेवलेंथ चाहिए, यानी उसकी एनर्जी कितनी चाहिए समझ लीजिए। तो एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज 1 mole of potassium, एनर्जी नीडेड टू आयनाइज 1 mole of potassium। ठीक है जी, एनर्जी नीडेड टू आयनाइज 1 mole of potassium। 1 मोल पोटेशियम को आयनाइज करने के बाद, ठीक, एनर्जी नीडेड टू आयनाइज 1 mole of potassium कितनी चाहिए हमारे को? तो एनर्जी इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, तो n हमें पता है यहाँ पे 1 ही है फिलहाल के लिए। HC की वैल्यू 19.8 इंटू 10 टू पावर -26, हजारों बार बोल दिया। नीचे 242 इंटू 10 टू पावर क्या देंगे अपन नानोमीटर में -9। ये एनर्जी आ गई एक एटम को आयनाइज करने के लिए। किसके लिए? एक एटम को आयनाइज करने के लिए, पर आपको पर मोल चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए, ये एक एटम के लिए, तो एक मोल के लिए एक मोल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी दैट विल बी E will be equal to
यहां पे आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 अपॉन 242 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ये एक एटम के लिए था ना बेटा, इसको पर मोल के लिए इंटू क्या कर दोगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब ये पर मोल हो गई, फर्क कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, आपको एनर्जी आयनाइज करने के लिए पोटेशियम की दे रखी है एक एटम की, आपको पर मोल निकालनी है। पर मोल यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन तो जो +1 के बच्चे उनको मुश्किल तो आएगी। ठीक, क्लियर? तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बताइए यस और नो। जल्दी जल्दी लिखिए, शाबाश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, ये मिटा रहा हूं एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, हाउ मेनी photons of wavelength 500 nanometer is needed to melt 100 gram of ice। क्या बोला? How many photons of wavelength 500 nanometer is needed to melt 100 gram of ice when heat of fusion, when heat of fusion of ice is 333 जूल पर ग्राम। ठीक, जूल पर ग्राम। हमसे पूछा कि वेवलेंथ कितनी है, 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितने फोटोन चाहिए, जबकि हीट ऑफ फ्यूजन होता है मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो 333 जूल पर ग्राम चाहिए। तो पहली बात, 1 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी होगी, 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो बेटे जी 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस कितनी भाई बेटा? एक के लिए 333 और 100 के लिए इंटू 100 तो कितना आ गया 3.33 10 टू पावर 4 जूल। ये एनर्जी हो गई। और वेवलेंथ हमें ऑलरेडी दे रखा है 500 नैनोमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। नानो का 10 टू पावर -9 लग रहा था, फिर वो कर दिया। Now E is equal to NHC upon lambda, तो N निकालना है E lambda upon HC। बेटा E हमें पता है कितनी है 3.33 into 10 to power 4 डिवाइड बाय HC की वैल्यू कितनी है बेटा? बचपन से जानते हो 19.8 into 10 to power -26। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्विकली यस नो किया करो जल्दी सारे बच्चे। और इतने सारे बच्चे, 2 आंसर 15 आ रहे हैं सारे। ओके, मिटा दो जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वाज वेरी बेस्ड टू द यू कैन से ग्राउंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन किए बेटा। अब सिंपल से थोड़ा सा डिंपल भी तो डालने हैं ना, ठीक? नहीं तो सब बोलेंगे अश्विनी सर बहुत सिंपल सिंपल करवा देते हैं, ठीक, मुश्किल नहीं करवाते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोशिएट, iodine molecules
dissociate, iodine molecule dissociates into iodine atom, into iodine atoms, into iodine atoms by absorbing wavelength 4500 angstroms, by absorbing wavelength 4500 angstrom, if each iodine atom absorbs one photon, if each iodine atom absorbs one photon, find the kinetic energy of iodine atoms, find the kinetic energy of iodine atom, find the kinetic energy of iodine atom if bond dissociation energy, if bond dissociation energy of iodine is 240 kilojoule per mole, 240 kilojoule per मोल। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या दिया थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बोला एक आयोडीन का मॉलिक्यूल होते हैं, ये आयोडीन के मॉलिक्यूल है और ये इनके बीच का बॉन्ड है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक वेवलेंथ डाली जिसकी की वेवलेंथ जो है वो 4500 एंगस्ट्रॉम है। इस वेवलेंथ ने क्या किया, इस वेवलेंथ ने इसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया, ठीक, और तोड़ करके दो आयोडीन एटम बना दिए, एक एटम ये, एक एटम ये। ठीक है जी, और हमसे पूछा कि इस आयोडीन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक, जबकि हमारे को इसकी एनर्जी दे रखी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पर वो दे रखी है पर मोल। क्या दे रखी है? पर मोल। हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए क्योंकि पर एटम निकालना है। ठीक, तो चलिए समझिए। सबसे पहली बात ये होगी, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक bond of one iodine molecule। ठीक, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ वन आयोडीन मॉलिक्यूल, एक आयोडीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने के लिए। देखो बेटा, एक मोल के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, तो वो एक के लिए कितनी होगी 240 किलो जूल, यानी यहां जूल कर दिया, डिवाइडेड बाय एक मोल की वैल्यू 6.023 10 टू पावर 23। अभी एक मॉलिक्यूल के लिए हो, समझ में आया बेटा? इतने के लिए इतनी, एक के लिए कितनी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना? ये इतने मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी थी पर मोल। पर मोल, एक मोल में कितने होते हैं 6.023 into 10 to power 23, तो 6.023 into 10 to power 23 के लिए 240 था, तो एक के लिए कितनी होगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ठीक, अब जो एनर्जी हमने डाली, यानी एनर्जी गिवन, जो एनर्जी दी हमने वो कितनी दी बेटा, hc अपॉन लैम्डा। hc अपॉन लैम्डा का मतलब
hc कितना 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 और वेवलेंथ कितनी बेटा लैम्डा कितना 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वो बेटा एंगस्ट्रॉम को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने सीधे इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है बच्चे देखो ध्यान देना बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये एनर्जी चाहिए थी से ये x है ये x जूल एनर्जी हमारे को चाहिए थी इसको सॉल्व किया मैंने और एनर्जी जो दी से ये y दी है अब y पूरी की पूरी यूज नहीं हुई होगी कुछ बॉन्ड में यूज होगी और कुछ आयोडीन अपने साथ ले करके चले गए होंगे जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई हो सो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हुई वो कितनी बेटा एनर्जी गिवन माइनस एनर्जी यूज्ड एनर्जी गिवन कितनी है y यूज कितनी x y माइनस x ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी पर बच्चे यहीं पर निकाल देंगे और गलत कर देंगे बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में बटी है एक ये आयोडीन लेके गया एक ये आयोडीन लेके गया देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर एटम was y minus x by 2 जूल y क्या थी जो एनर्जी हमने निकाली थी जो हमने फेंकी थी जो वेवलेंथ हमने फेंका था x जो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो गई डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया क्योंकि दो एटम्स में बटी है बेटा ज्यादातर बच्चे यहां तक तो चलो सॉल्व कर ही लेंगे बोलेंगे जी ये एनर्जी जो ब्रेक करने के लिए चाहिए वो हम निकाल लेंगे जो एनर्जी गिवन है वो भी हम निकाल लेंगे फिर जो एनर्जी बची है जितनी दी है उसमें से यूज वाली माइनस कर दो बची हुई काइनेटिक एनर्जी में बनी बच्चे वही निकाल लेंगे लेकिन ये भूल जाएंगे कि दिस हैज बीन स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स जो एनर्जी बची है दो आयोडीन ने बांटी है इक्वल बांटी होगी बंदर बांट नहीं होगी क्लियर इसलिए डिवाइड बाय 2 करना नहीं भूलना नहीं तो नंबर लगाने टीचर भूल जाएगा मालूम फटाफट लिखो यस और नो समझ में आया कि नहीं क्विकली जल्दी लिखो जल्दी गुड अक्षांश मिस्टर अक्षांश यू गॉट इट और नॉट तो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना क्यों इसमें थॉट इन्वॉल्व हो गया ज्यादा तो मुश्किल है ही नहीं केमिस्ट्री कहीं से मुश्किल होती नहीं बेटा ऐसे लोग बाग बना देते डरा देते तुम्हारे को मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती ठीक तो ये थोड़ा सा बढ़ा के मैंने क्वेश्चन आपको बताया था ठीक क्लियर लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन लास्ट क्वांटम थ्योरी पे लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ये भी थोड़ा सेकंड लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ठीक हमसे क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा समझ लीजिएगा ठीक कहता फोटो केमिकल डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फोटो केमिकल डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन photochemical dissociation of oxygen ठीक या हम कर देते photochemical dissociation of say nitrogen photochemical dissociation of nitrogen into one
normal nitrogen atom, one normal nitrogen atom, and one excited nitrogen atom, which is 2 electron volt more, which is having 2 electron volt extra energy as compared to normal one, Well, a photochemical dissociation of nitrogen into one normal nitrogen atom and one excited nitrogen atom, which have 2 electron volt extra energy as compared to normal one. ठीक, normal one requires 500 kilojoule per mole. 500 kilojoule per mole. What is the affected, या ऐसा कर लो नॉर्मल एटम, नॉर्मल यहां पे हम दिया photochemical dissociation of nitrogen into one normal nitrogen atom and one excited nitrogen atom which is having 2 electron volt extra energy as compared to normal one. Find the effective wavelength, find the effective wavelength for this dissociation if energy required for normal dissociation, dissociation is 500 किलोजूल. ठीक है जी, ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन. हमसे बोला कि नाइट्रोजन था N2, इसको हमने तोड़ के 2 नाइट्रोजन में तोड़ा, एक नॉर्मल नाइट्रोजन, एक एक्साइटेड नाइट्रोजन. मैंने एक्साइटेड नाइट्रोजन के लिए स्टार बना दिया. अगर इसकी एनर्जी E होती है तो इसकी E प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है. ठीक है जी. हमें इसके लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए, इस डिसोसिएशन के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए वो निकालनी है. ठीक, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज इसके लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए वो निकालनी है. जबकि गिवन क्या है, गिवन है कि अगर मेरे पास N2 हो और वो नॉर्मल नाइट्रोजन में निकले तो यहां जो वेवलेंथ मेरे को चाहिए, यहां जो वेवलेंथ मेरे को चाहिए इस डिसोसिएशन के लिए वो है कितनी, 500 किलोजूल पर मोल. ठीक है जी. और इसके लिए आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ. बेटा पहले इसके लिए निकालनी होगी एनर्जी कितनी चाहिए. अब कितनी चाहिए बेटा, अगर नॉर्मल होता तो 500 चाहिए होती, पर इसमें एक एबनॉर्मल भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा चाहिए, इसलिए टोटल एनर्जी नीडेड वो 500 किलोजूल पर मोल के लिए, पहले पर मॉलिक्यूल के लिए निकालो क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं. तो एनर्जी नीडेड फॉर डिसोसिएशन into normal nitrogen per molecule. पहले पर मॉलिक्यूल निकालो
पर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? 500 एक मोल के लिए डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 एक मॉलिक्यूल के लिए। एक मोल से डिवाइड कर दो, एक मॉलिक्यूल के लिए आ गई से ये x मान लेते हैं, ये x जूल आ गई है। इसको भी 10⁻3 कर देते हैं ताकि जूल्स में आ जाए, तो किलो जूल की जगह मैंने जूल्स में ले लिया। ठीक है जी, 10⁻3 क्यों किया? जूल में कन्वर्ट किया। अब जब हम इस डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी ये चाहिए, नॉर्मल के लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए थी, एक्स्ट्रा ये चाहिए, तो हम ये बोलेंगे एनर्जी नीडेड फॉर डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट टाइप। यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, ये टाइप 1 है ताकि हमें समझ में आ जाए। ये टाइप 1 लिख दी और ये टाइप 2 लिख दी। टाइप 2 नॉर्मल है, टाइप 1 एक्साइटेड है। मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं। तो टाइप 1 में ये तो चाहिए, एक्स तो चाहिए नॉर्मल वाली, ठीक, x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यही एक्स्ट्रा चाहिए थी अपने को। मतलब x जूल में है तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ये जूल में कन्वर्ट हो गया भाई। ये एनर्जी आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, इसको x यहां से निकाली थी जो नॉर्मल के लिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाइंग विथ 1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? हमने ये दोनों ऐड कर दी से यहां से आ गई हमारे पास y जूल। तो y जूल एनर्जी चाहिए, इसके लिए आपको वेवलेंथ पूछी है। अब आ जाओ, तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू E hc अपॉन E, hc 19.8 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय y जो ऊपर निकाली थी मैंने, आंसर आ जाएगा। बच्चा लोग समझ लो एक बार, नॉर्मल के लिए जो एनर्जी हमारे को चाहिए थी, ठीक, नॉर्मल के लिए जो एनर्जी हमारे को चाहिए थी वो बेटा हमने एब्सॉर्ब कर ली। ठीक, हमारे को एक एक्साइटेड था तो उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी वो हमने नेट में ऐड कर दी। ये एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जोड़ दी इतनी। ठीक है जी, और फिर हमारे पास उस एनर्जी के लिए आपने क्या निकाल दी? वेवलेंथ। बोलो बेटा, क्लियर हो गया? और या फिर क्वेश्चन आता है रेशो ऑफ wave number of photons absorbed by number of photons emitted। उसमें emitted की एनर्जी दी होगी, absorbed की एनर्जी दी गई होगी, उसकी रेशियो निकालनी है। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन करवाया था क्वांटम थ्योरी पे। ये क्वेश्चंस प्लस मैं आज असाइनमेंट भेजता हूं, वो असाइनमेंट, ये दो चीजें मिला लेना बेटा और उस पर काम कर लेना। अगर दुनिया में जिंदगी में कभी प्लास कांस्टेंट का प्लान क्वांटम थ्योरी का कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो असली से पकड़ेगा, मतलब ही नहीं। ठीक, ये क्वेश्चंस दोबारा से देखिएगा, मैं इसका वीडियो लिंक भेजूंगा, दोबारा से क्वेश्चन सारे देखिएगा, दोबारा से समझिएगा, आपने लिखे भी होंगे, दोबारा से समझ लीजिएगा और फिर उसके बाद जो असाइनमेंट दूंगा उसको सॉल्व करिएगा। उसमें कई क्वेश्चन और भी होंगे, ठीक, उसको सॉल्व करिएगा, दोनों मिला करके, ठीक, उसके सॉल्यूशन भी साथ में होंगे, जो नहीं होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। दोनों मिला करके जो आउटकम आएगा बेटा सुपर्ब होगा। आपको कभी जिंदगी में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा हो ही ना सकता नहीं है। ठीक, तो आज इतना ही।